हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी के पाठ नंबर 2 विष के दांत लेसन कवर करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के सुने और पेन कॉपी लेकर नोट बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। वैसे हम ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे ही, लेकिन आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं, पेन कॉपी ले ले। तो सबसे पहले हम लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूरा चैप्टर आ गया है और पूरा चैप्टर टोटल 24 है, 12-12 24 है। तो आप शीर्षक का नाम और लेसन का नाम दोनों याद कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 5-6 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप ये भी याद कर ले, आपको 5-6 नंबर इससे आसानी से मिल जाएगा। तो कभी कभी तो 10 नंबर तक के पूछ दिया जाता है, लेकिन 5-6 नंबर कंपलसरी है, तो याद कर ले। और हम आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ हिंदी के बारे में बोले हैं, तो हम वो भी जान लेते हैं। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेंगे, जनहित में आत्मबल का संचार करती रहेगी। जब तक उसे किसी से डर नहीं है, वह विरोधियों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसान अधिकार करने वाले अद्वितीय भाषा है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम विष के दांत है, इसका शीर्षक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो सबसे पहले हम नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में कुछ जान ले, फिर विष के दांत के बारे में कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थी। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय परम रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा थी। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनके प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे, यानी कि मृत्यु समय तक पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंगृहीत पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथ वाली अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ और उनके कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना के वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन था। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संघर्ष है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक ओर से सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महानता, काक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे
कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों का उभरते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। तो अब हम नलिन विलोचन शर्मा के बारे में कुछ जान लिए हैं, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी, और जो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उससे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रक्स के साथ अपने शरारती बच्चों को सींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो कि एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का जन्म तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर का कोई खतरा हो तो खोखा से ही हो सकता है। बात ऐसी थी कि सीना, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुए तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरे। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांत को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ते हैं कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाक़या है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नसीब थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसके कोई
हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उससे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और परछन व्यंग कर ऐठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अवध के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने, जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटी होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की मां अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन इन मामूली किराने की बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपने अपने गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसको हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर के पिछले बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनके कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक नहीं था। मिस्टर सिंह अपने कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लाइन में लगवा दो जब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने इस कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई है। काम तो कासू बाबू के ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लाइन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में भी सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरे बेमतलब की बातें होती जा रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बियरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट साइड में रहता था, बुला आने को हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब को ठंडी बिलौस आवाज में कह दिया कि देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत सुख हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग,
मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुए तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार ने सेनों का आरामदेह साई नागर गूंज गया। आराम में खगल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दावा है। मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही करारी जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द राइड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्होंने मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर जीज आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी जीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आध रुदन रुक गया था। खैरियत थी कि उसकी सिकसिकिया सेनों की शाई नागर तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढप मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाती के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लड्डू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उससे बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लड्डू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उर्ज नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित पराजित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लड्डू खेलने वाला। है भी लड्डू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसे आओ देखा न ताओ, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। चोर, गुंडा, डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले की पिल्ले और झोपड़ी के कुत्ते की लड़ाई की थी। अहाते में यह लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपनी दुर्मिनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले किए ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमति हुए तितिर बितिर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए तो मार खाना मामूली सी बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल में सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी, जैसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झचलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तबजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसकी साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयार में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपनी दांत
खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी क्या हो तो गिरधर उसे बेपरवाही, उत्साह और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकलने जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। तो ये मज़ेदार कहानी यहीं पे समाप्त हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ देख लेते हैं। अगर हम आपको एक बात बता दें, 20 के दांत अगर पूछे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यह कहानी है या निबंध है या भाषण है या व्यक्तिगत चित्र है, तो आप कहानी में टिक मारिएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ VVI क्वेश्चन है इसमें। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल 14 प्रश्न है। तो 14 प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से सिर्फ हम आपको बता दें 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, वरना कोई नहीं पूछा जाता है। तो सभी याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जो VVI क्वेश्चन है हम आपको टिक लगा दे रहे हैं और आप याद कर लीजिए। सब याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, समय बर्बाद होगा। कम समय में अच्छा रिजल्ट लाना ही एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी का निशानी है। तो चलिए हम 3-4 क्वेश्चन है VVI, तो हम बोर्ड के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी चैनल में आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, और हम बोर्ड के माध्यम से VVI क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट के हिंदी में जाइएगा तो वहाँ आपको सभी प्रश्न मिल जाएगा VVI करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसमें जो कि बार बार पूछा जाता है, 3-4 ही क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार पूछा जाता है, अब बाकी तर नहीं पूछा जाता है, तो आप सिर्फ VVI क्वेश्चन ही याद कीजिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब मेहनत ही करना है तो सही डायरेक्शन में करना है, गलत डायरेक्शन में करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। तो चलिए हम बोर्ड की ओर चलते हैं। बोर्ड पर प्रश्न हल करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे शब्द निधि है, तो आप इसे 2 से 3 बार पढ़िए और भूल जाइए। याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो वीडियो रोकिए और 2 से 3 बार पढ़िए और भूल जाइए। हमारा मकसद यही है कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा नंबर दिलाने का। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और बिहार बोर्ड के जो भी प्रश्न आप VVI देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए और आपको उस प्ले लिस्ट में उस सब्जेक्ट के विषय में जाइए और वहाँ पर आपको सभी VVI प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए हम फिर बोर्ड के माध्यम से आपको VVI क्वेश्चन बताते हैं। तो जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।